नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दोस्तों, मैज़गॉन की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में मैज़गॉन में एक चीज़ तो आपको देखने को मिला है कि जो पेस पे कंपनी अपनी ईपीएस को ग्रो कर पा रही थी, पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिले और इस वजह से ईपीएस कंपनी का नीचे गया और कंपनी के वैल्यूशंस भी बीच में हमें टूटती हुई देखने को मिली थी। बट वैल्यूशंस की अगर हम बात करें तो वंस अगेन वैल्यूशंस हमें थोड़ा सा बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से क्योंकि ईपीएस जब नीचे आता है और उस टाइम अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो वैल्यूशंस काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला जाता है, भले कंपनी का ईपीएस नीचे हो तो भी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड लगना शुरू हो जाती है। बट फिलहाल अगर हम कंपनी के पेग रेशो की बात करें तो पेग रेशो हमें 1 से कम दिख रहा है। और पेग रेशो क्या बताता है हमें कि कंपनी का वैल्यूशन फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से महंगा है या फिर सस्ता है। तो अभी के टाइम पे पेग रेशो के हिसाब से कंपनी का वैल्यूशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अब ऐसा दोस्तों इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली जो कंपनी के ईपीएस नीचे गए थे उसमें जब हम कंपनी के रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ हमें बिल्कुल भी ख़राब देखने को नहीं मिली थी। ऐसा नहीं कि नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया था अपने रेवेन्यू में, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट ही मार खाई थी। और प्रॉफिट मार खाने का सबसे बड़ा रीज़न था प्रोविज़न का बढ़ना। और प्रोविज़न बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे उसमें गिरावट देखने को मिली थी। Q4 में ये चीज़ हुई थी तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि ये वन टाइम थिंग है, अगले बार हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फिर Q1 में भी चीज़ें सेम देखने को मिल गई, तो इस वजह से वैल्यूशन हमें टूटता हुआ दिखा। बट अभी के टाइम पे क्या है कि प्रोविजंस अगर 1-2 टाइम बढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वार्टर में ही प्रोविज़न का इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिखेगा। अगर अगले क्वार्टर में प्रोविज़न का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है तो वंस अगेन कंपनी रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट में भी डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे पिग रेशो जो है वो कंपनी के करंट वैल्यूशन के बढ़ने के बाद भी वैल्यूशंस को एक्सपेंसिव नहीं दिखा रहा है। बाकी अगर हम इस कंपनी के ग्रोथ रेट की बात करें पिछले अगर 5 साल की, तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ग्रोथ हमें काफ़ी स्मूथ देखने को मिलते हैं। पिछले 1 साल का नंबर प्रॉफिट का इसलिए नीचे गया है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट प्रोविजंस की वजह से गिरे हैं, इस वजह से। बाकी बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी हमें लगातार हर फाइनेंशियल ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और कंपनी के डेट की बात करें तो ना के बराबर कंपनी के ऊपर डेट है। और कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की दोस्तों बात करें तो 16,150 करोड़ के आसपास का कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास है। और ये कितना बड़ा है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। इन्फोसिस अभी 18,000 करोड़ का बायबैक का अनाउंसमेंट की थी। आफ्टर बायबैक इन्फोसिस का और मैज़गॉन डॉक का कैश इक्विवेलेंट्स ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिल सकता है। तो आप समझ लो कि ये कैश इक्विवेलेंट्स कितना बड़ा है। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज के पास जितना कैश है उतना ही कैश मैज़गॉन के पास भी हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी रिसेंट में एफआईएस की स्टेक इस कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार इंक्रीज होती हुई दिखी है और डीआईएस के भी स्टेक्स इंक्रीज हुए हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ओएफएस है। रिसेंटली कंपनी ने ओएफएस अनाउंस किया था, उस वजह से भी एफआईएस और डीआईएस के स्टेक बढ़े थे। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पब्लिक के स्टेक लगातार हर क्वार्टर में डिक्रीज हुए हैं। और पब्लिक के स्टेक जब डिक्रीज होते हैं और इंस्टीट्यूशंस के स्टेक इंक्रीज होते हैं तो मतलब इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से वो कंपनी नियर टर्म में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखा सकती है अपने बिजनेस में। और रिसेंट टाइम में जो ऑर्डर्स कंपनी ने गेन किया है उससे यही लगता भी है। बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें मैंने आपको डेटा के बेसिस पे बताई है, तो आप इसका रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है जो कि है 26 सितंबर का। यानी कि इस डेट से पहले जो शेयर होल्डर होंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे कंपनी में बोनस और स्प्लिट के लिए। और जो शेयर होल्डर नहीं है वो इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।